एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आज आपकी 11 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 10 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज का जो प्रश्न है। आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के ट्रस्ट ट्रस्टीशिप, क्या मेरे प्यारे दोस्त, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। तो देखते हैं, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि गांधी जी सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी, सर्वोदय सिद्धांत के बारे में। ठीक है, सर्वोदय अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक मोटी मोटा जानकारी ले लेते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है सभी को साथ में विकसित करना। क्या करना मेरे प्यारे दोस्त, समाज में जितने भी लोग रहते हैं, बिना जाति के, बिना वर्ग के, बिना धर्म के भेदभाव किए उसको क्या करना है, सभी लोगों को एक साथ विकसित करना ही सर्वोदय का सिद्धांत कहलाता है या सर्वोदय समाज कहलाता है। ठीक है, वो समाज जिसमें कोई भी प्रकार की वो ना देखी जाती हो, अनेकता ना देखी जाती हो। ठीक है, जिसमें सभी में एकता पाई जाती हो, उसे सर्वोदय कहते हैं। वह समाज का पुनर्गठन करना चाहते थे। ठीक है, बात करते हैं, वे आध्यात्मिक और नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते थे। किसको मेरे प्यारे दोस्त, आध्यात्मिकता और नैतिकता को क्या करते थे, सर्वोच्च प्राथमिकता क्या करते थे, प्रदान करते थे। इसके साथ ही जीवन की वास्तविकताओं के संचालन की ओर भी उनकी विशेष रुचि थी। ठीक है, बात करते हैं, वे आध्यात्मिक होते हुए भी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आध्यात्मिक होते हुए भी जीवन के भौतिकता को महत्व प्रदान करते थे। मतलब कह रहे हैं कि वो खुद तो आध्यात्मिक थे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या करते थे, जीवन में जो भौतिकता के महत्व हैं उसको जो क्या करते थे, स्थान देते थे, उसको बताते भी थे। ठीक है, बात करते हैं, वे जानते थे कि मानव जीवन का संचालन भौतिकता के अभाव में संभव नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि अगर वो इन चीज़ों से वो वाकिफ थे, ये चीज़ें उनको पता थी कि अगर मानव जीवन में भौतिकता नहीं आएगी मेरे प्यारे दोस्त, तो जीवन यापन करना क्या हो जाएगा, या जीवन संचालन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, इसके साथ ही गांधी जी व्यक्ति के भौतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को निरंतर महत्व देते थे। ठीक है, क्या करते थे, सभी को लगातार महत्व देते ही थे। बात करते हैं, तथा जिसमें इनमें सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। और इनमें क्या करना चाहते थे, सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे जानते थे कि व्यक्तित्व के विकास में, क्या मेरे दोस्त, व्यक्तित्व के विकास में अर्थव्यवस्था का अत्यधिक महत्व होता है। व्यक्तित्व का अगर आप विकास करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें जो अर्थव्यवस्था होती है मेरे प्यारे दोस्त, इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, उसको क्या करना होता है, उसका अधिक महत्व होता है। ठीक है, बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने एक निश्चित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया। बात करते हैं, प्रत्येक समाज में, चाहे वह आदिम हो या आधुनिक, मतलब कह रहे हैं कोई भी समाज हो, चाहे वो पुराना हो या भी नया हो, आदिम का मतलब होता है पुराना और आधुनिक का मतलब होता है नया। ठीक है, सभ्य हो या असभ्य हो, एक निश्चित सामाजिक स्तरण पाया जाता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, कह रहे हैं एक निश्चित सामाजिक क्या पाया जाता है, स्तरण पाया जाता है। इस स्तरण को वर्ण, जाति, वर्ग आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो समाज होता है, इसमें स्तरण, स्तरण का मतलब होता है इसको कई स्तरों में बांटा जाता है। ठीक है, स्तर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, चाहे वो वर्ग के आधार पे बांट दिया जाए, चाहे वर्ण के आधार पे बांट दिया जाए, चाहे जाति के आधार पे बांट दिया जाए, तो इनको हम कई कई अलग अलग नामों से भी जानते हैं। बात करते हैं, प्रत्येक समाज में स्तरण के आधारों में भिन्नता होती है। मतलब कह रहे हैं कि जितने समाज होते हैं, सब समाज में जो है आपको कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएंगी। किसी में वर्ण के आधार पर बांट दिए जाते हैं, किसी में सात जाति के, किसी में वर्ग के। ठीक है, बात करते हैं, किसी समाज में राजनीतिक जीवन के, किसी समाज में धार्मिक जीवन के, तथा किसी समाज में आर्थिक जीवन के आधार पर समाज का स्तरण किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कोई समाज ऐसा होता है जिसमें राजनीतिक जीवन के आधार पर उसको बांटा जाता है, किसी में धार्मिक जीवन के आधार पर, और किसी में जो है मेरे प्यारे दोस्त आर्थिक जीवन के आधार पर समाज को बांट दिया जाता है। बात करें, वर्तमान युग पूंजीवादी युग है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त, पूंजीवादी युग है, और इस युग में अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। मतलब कह रहे हैं, और इस अवस्था में इस युग में देखें तो जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इसी अर्थव्यवस्था के आधार पर समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। मतलब कह रहे हैं, इसी वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं, इसी अर्थव्यवस्था के आधार पर क्या होता है, हमारा जो पूरा समाज होता है वो क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। ठीक है, दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। पहला आ जाता है धनिक वर्ग, ठीक है, जिसमें पूंजीपति वर्ग
कहा जाता है, ठीक है? मतलब कि एक तो आ जाता है धनिक वर्ग जिसको हम पूंजीपति जिसमें लोगों के पास पैसा अच्छा खासा होता है। दूसरा कहते हैं निर्धन वर्ग जिसमें गरीब वर्ग के नाम से भी जाना जाता है और जिस दूसरा कौन-सा है निर्धन वर्ग जिसे हम गरीब नाम वर्ग के नाम से भी जानते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं या नहीं भी होते हैं, ठीक है? बात करें इन दोनों वर्गों के आर्थिक स्तरों में भिन्नता रहती है मतलब कह रहे हैं इन दोनों वर्ग की अगर आर्थिक स्थिति देखें तो उसमें क्या होती है आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, ठीक है? बात करते हैं इस पूँजीवादी युग में यह भिन्नता अपनी चरम सीमा पर होती है मतलब कह रहे हैं इस पूँजीवादी युग में जो है ये भिन्नता क्या होती है अपनी चरम स्तर पे होती है जितना ज़्यादा भिन्नता देखना चाहो वो सारी भिन्नताएँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? बात करें जबकि समाज के क्या मेरे प्यारे दोस्त जबकि समाज के मुट्ठी भर लोग के पास सारे आर्थिक साधन केंद्रित हो जाते हैं मतलब कह रहे हैं कि जबकि क्या होता है कि समाज के कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनके पास ही सारे जो है साधन पाए जाते हैं ठीक है और शेष समाज के अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मतलब कह रहे हैं और समाज के जो लोग होते हैं शेष समाज जो होता है उसको क्या करना पड़ता है कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है बात करें अर्थशास्त्र का नियम यह बताता है कि आवश्यकता अनंत है ठीक है अर्थशास्त्र का नियम यह क्या बताता है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत हैं जिनका कोई अंत नहीं है ठीक है और इन्हें पूरा करना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है मतलब कह रहे हैं कि इनको पूरा करना संभव तो नहीं है लेकिन कठिन बहुत है ठीक है बात करते हैं खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास आर्थिक साधनों की कमी है मतलब कह रहे हैं खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास आर्थिक क्या होते हैं साधनों की कमी होती है व्यक्ति की यह भी इच्छा होती है कि वह संसार की संपूर्ण संपत्ति और वस्तुओं का स्वयं मालिक हो जाए ठीक है बात करते हैं यही कारण है कि समाज में आर्थिक असमानता और शोषण का जन्म होता है और यही क्या बन जाता है आर्थिक असमानता और शोषण का क्या बन जाता है कारण बन जाता है ठीक है आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो आगे लिखा गया है कि गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को अपने पास उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जिसके द्वारा वह अपनी उचित आवश्यकताओं को पूरा कर सके उसे आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए यदि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है तो इससे समाज में शोषण को प्रोत्साहन मिलता है ठीक है बात करते हैं तथा समाज में विषमता फैलती है गांधी जी का उद्देश्य शोषणहीन और विषमताहीन समाज की स्थापना करना है बात करते हैं आगे लिखते हैं कि आर्थिक समानताओं को आर्थिक असमानताएं जो पाई जाती हैं उनको समाप्त करने के लिए गांधी जी के अनुसार दो ही उपाय हैं ठीक है कितने रुपए दोस्त दो ही उपाय हैं ठीक है तो उन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पे जो है हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हैं जैसे गांधी जी ने ठीक ही कहा है और मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ उन्होंने ये चीज़ ठीक ही कही है कि जो है लोगों में असमानताएं पाई जाती हैं किसी के पास ज़्यादा धन होता है किसी के पास कम धन होता है ठीक है हमारे गांव में जिस गांव में हम लोग रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 5-5 गाड़ियां हैं 7-7 गाड़ियां हैं और हम लोगों के पास एक ही दो होती हैं या किसी के पास वो भी नहीं होती हैं ठीक है तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये बहुत असमानताएं पाई जाती हैं लेकिन जो आदमी जिस प्रकार से मेरे भाई मेहनत करेगा उसके पास उतना ही तो धन होगा जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं आप वर्क कर रहे हैं अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं आप पैसा कमा रहे हैं तो आपके पास अगर इतनी गाड़ी आ ही जा रही तो क्या दिक्कत हो रही है दूसरे को उसमें ठीक है दूसरा नहीं कर पा रहा है नहीं अपने दिमाग को चला पा रहा है तो उसमें हम क्या गारंटी ले सकते हैं ठीक है आगे चल के अगर आप इस पूरे सिद्धांत को पढ़ेंगे तो गांधी जी इसमें ये बताते हैं कि जिस लोग जैसे मान लीजिए कोई आदमी है उसने अंधाधुंध पैसे कमा लिए ठीक है उसने क्या किए अंधाधुंध पैसे कमा लिए अब वो क्या करेगा जितनी उसकी आवश्यकता है उतना पैसा रखेगा बाकी पूरे समाज को बांट देगा भाई हम बता रहे हैं कि भिखारी के हाथ में चाहे आप सोने का कटोरा भी दो तो वो भीख ही मांगेगा ठीक है समझ रहे हो ये एक कहावत है इसको कोई व्यक्तिगत नहीं लेगा ठीक है मेरा वो कोई इंटेंशन नहीं है ठीक है इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आदमी आलसी है पहले से पैसा नहीं कमा रहा है उसको आप कितना भी पैसा दे दो वो फिर भी नहीं कमाएगा फिर उसी स्थिति में चला जाएगा नहीं एक साल में जाएगा एक साल तक अच्छे से रहेगा हो सकता है दूसरे साल चला जाए तीसरे साल चला जाए कभी तो ना कभी वो कम होगा ठीक है जो आदमी आलसी है वो आलसी ही रहेगा और उसके पास कभी धन संचय नहीं हो सकता है लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके पास धन होगा इसीलिए ये गांधी जी का जो ये सिद्धांत था ये समाज में लागू नहीं हो पाया ठीक है चलिए अब बात करते हैं उन्होंने क्या बताए थे गांधी जी ने असमानताओं को समाप्त करने के लिए दो उपाय बताए थे ठीक है पहला उपाय आपका यहाँ पर बताया गया है समन्वयवादी उपाय क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त समन्वयवादी उपाय इसमें ये कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त
कि जिसमें कानून और शक्ति की सहायता से आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाएगा। मतलब कह रहे हैं, इसमें बताते हैं कानून का सहारा लेना होगा आपको और शक्ति का सहारा लेना होगा और दोनों की सहायता से क्या करना होगा, जो आर्थिक असमानताएं पाई जा रही हैं समाज में, इनको क्या कर देना होगा, आपको समाप्त कर देना होगा। जो कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा है, सबको बराबर कर देना है। ठीक है, इनका कहना यही था। बात करते हैं दूसरा उपाय है कि लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को समाज की समझें और स्वयं ही इस संपत्ति का के संरक्षक बन जाएं। मतलब कह रहे हैं कि क्या करें, दूसरा ये उपाय है कि आप स्वेच्छा से ये मान लो कि ये संपत्ति जो हमने कमा के रखी है, ये हमारी नहीं है, ये पूरे समाज की है, जिसको जितनी ज़रूरत हो वो ले जाए। ठीक है, ये इनका कहना है। तो दो ही उपाय इन्होंने बताया था असमानता को दूर करने का। आगे लिखते हैं कि गांधी जी के संरक्षकता सिद्धांत को समझने के लिए स्वामी या मालिक, जो कोई भी मेन होता है, हेड होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्वामी है या कोई मालिक है या जिसे आप संरक्षक कहते हैं, या दृष्टि में अंतर समझना अनिवार्य है। ठीक है, लिखते हैं मालिक वह होता है जिसका संपत्ति पर एकाधिकार होता है। मतलब बताते हैं मालिक वो होता है जिसपे क्या होता है, संपत्ति पर एकाधिकार, मतलब केवल उसी का अधिकार होता है। ठीक है, वह उस संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करता है और वो उस संपत्ति को जहाँ पे मन कहेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसके विपरीत बात करें तो जो संरक्षक होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, संपत्ति की मात्रा संरक्षक होता है। मतलब कह रहे हैं संपत्ति का मात्र संरक्षक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं और इस पर समाज का अधिकार होता है। इस पर क्या होता है, समाज का अधिकार होता है। गांधी जी का कहना है कि समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के पास अत्यधिक मात्रा में संपत्ति है। ये बताते हैं यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि पहले तो आप दो चीज़ों में अंतर समझ लीजिए, एक तो मालिक होता है और एक क्या होता है, संरक्षक होता है। तो मालिक उसे कहते हैं, मालिक या स्वामी उसे कहते हैं जिसके पास मान लीजिए काफ़ी सारा धन हो और उसका वो अकेला मालिक हो। वो मन कर रहा है गाड़ी खरीद रहा है, मन कर रहा है घर खरीद रहा है, मन कर रहा है उड़ा रहा है, जो कुछ मन कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, और जो संरक्षक होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो इस प्रकार से होता है कि जो भी संपत्ति है उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे वो लिखते हैं कि समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास अत्यधिक मात्रा में संपत्ति है। ठीक है, बात करते हैं आदर्श समाज या सर्वोदय समाज में इन व्यक्तियों का पूंजी पर अधिकार नहीं रहेगा। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आदर्श समाज की जब स्थापना हो जाएगी या सर्वोदय समाज की स्थापना हो जाएगी तो उसमें इन व्यक्तियों का पूंजी पर से अधिकार हट जाएगा और उस पूंजी पर इस पूंजी में पूंजीपति उतनी ही पूंजी अपनी आवश्यकता के लिए खर्च करेगा। मतलब कह रहे हैं कि ये जो पूंजी है, इसमें पूंजीपति जो होता है अपनी पूंजी अपनी आवश्यकता के लिए खर्च करेगा, जितनी उसकी आवश्यकता उतना ही खर्च करेगा जो वास्तविक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक है, उसके लिए आवश्यक है, जो उसके लिए क्या है आवश्यक है, उतना ही पैसा वो निकाल सकता है। ठीक है, जो पूंजी उनकी आवश्यकताओं से अधिक है, ठीक है, उस पर उनका अधिकार ना होकर समाज का अधिकार होता है। मतलब कह रहा है मान लीजिए आपने 400-500 करोड़ कमा लिए, 800 करोड़ कमा लिए, अब आपने आपकी देखी आवश्यकताएं कितनी हैं, मान लीजिए आप 10,000 रुपये का जो है खाना वगैरह खा लेते हैं महीने में सभी लोग मिलके, और 10-12 हज़ार रुपये का आप कपड़ा खरीद लेते हैं, और कुल मिला के मान लीजिए आपका जो है 60,000 या 50,000 या 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा आ रहा है आपका। तो आप 1 लाख रुपए निकाल लो पर मंथ का, और मान लीजिए आप करोड़ों में इनकम कर रहे हो, तो बाकी 99 लाख जो हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएंगे, पूरे समाज को बांट दो। ऐसे आओ बुलाओ, आओ भैया तुम लो, ये लो, तुम्हारे पास नहीं है, लो तुम भी लो, सबको बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। जो शेष संपत्ति है, पूंजीपति इन संपत्ति के मालिक ना होकर मात्र संरक्षक या ट्रस्टी है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे ही ये संपत्ति जो बचती है लास्ट की, ठीक है, आपने अपने खर्चे को निकाल दिया, उसके बाद जो संपत्ति बचती है उसका जो है पूंजीपति मालिक नहीं रहता है, बस मात्र संरक्षक रहता है। क्या रहता है मेरे पास, केवल संरक्षक रहता है, उसकी देखभाल करता है और उसको उसकी ज़रूरत जब किसी को पड़ती है तो उसको उठा के दे देता है, इस प्रकार से। ठीक है, बात करें, इससे गरीबों और श्रमिकों को पूरा लाभ होगा। इससे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, जितने गरीब लोग होते हैं, जितने श्रमिक लोग होते हैं, उनको पूरा लाभ होता है। बात करें संरक्षक के सिद्धांत को निम्न प्रकार से आसानी से समझा जा सकता है। मतलब कहना है कि संरक्षक का जो सिद्धांत है, अगर आप इसको समझने में इंटरेस्टेड हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला आपको लिखना होगा, पूंजीपति के पास जो कुल धन है उसको ऊपर लिखना होगा, जो उसके आवश्यकताएं हैं अनुमान लगाना होगा, जो आवश्यकताएं हैं उसको नीचे लिख के और दोनों को माइनस करना होगा, जो बच जाए
जाए उसी को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त धन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50,000 रुपये कोई आदमी कमा रहा है, 30,000 उसका खर्चा हो गया, बाद में पता चला 20,000 रुपये उसके क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पूंजीपति 20,000 रुपये के संरक्षक होंगे। संरक्षक मतलब बस उसको केवल वो देख सकता है, ठीक है, खर्च नहीं कर सकता है। संरक्षक होंगे और इस पर समाज का अधिकार होगा। बात करते हैं साथ ही यह रुपया जनहित के कार्यों में खर्च किया जाएगा, और ये रुपये किस में खर्च किया जाएगा, जनहित के कार्य में खर्च किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार संरक्षकता, क्या मैं दोस्त, इस प्रकार संरक्षकता का अर्थ किसी द्रव्य या रुपये को संरक्षक में रखना अर्थात अतिरिक्त पूंजी को संरक्षण में रखना है, ठीक है। बात करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि संरक्षकता के द्वारा समाज में समानता, क्या मैं दोस्त, समाज में समानता का व्यवहार किया जाता है, अर्थात सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी वे समाज के व्यक्ति हैं उनको समान आर्थिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब जिसने जितना कमाया वो उसका हो जाएगा, तो ये जो है क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं जितना कमाए हो अपना निकाल लो, बाकी सब बांट दो, ठीक है, वो तुम्हारी मेहनत कोई मायने नहीं रखती है। उनका कहना है कि पूंजीपति जितना चाहे धन कमा सकते हैं, किंतु इस कमाए हुए धन का उपयोग सिर्फ उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने में करें जो उनके लिए आवश्यक हैं, ठीक है। बात करते हैं, आवश्यकताओं से अधिक जो धन है वह समाज की धरोहर है। बात करते हैं, पूंजीपति इस धरोहर के संरक्षक हैं और उपभोक्ता नहीं है, मतलब इसको वो खर्च नहीं कर सकते हैं, बस उसकी देखभाल केवल कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं संरक्षकता के तत्व। इसमें लिखते हैं, गांधी जी ने संरक्षकता सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व बताए हैं वे निम्नलिखित भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे बताया गया है उचित आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या मेरे प्यारे दोस्त, उचित आवश्यकताओं की पूर्ति, तो हेडिंग आपको डाल देनी होगी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना होगा कि संरक्षकता का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति को मात्र उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए जो उसके लिए उचित तथा आवश्यक हों, ठीक है। मतलब कि अगर उसको चलना है तो वो अपने लिए केवल एक ही गाड़ी खरीदे, ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत उसको नहीं है, ठीक है। 3-4 गाड़ी क्या काम के लिए, किस काम के लिए, किसको ले जाना है आपको, ठीक है। तो केवल आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं। व्यक्ति को आवश्यकताओं के पीछे पागल होकर दौड़ना नहीं चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है, आदमी होता है, उसको अपनी आवश्यकताओं के पीछे पागल होकर के नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। ये सब कहने वाली चीज़ें नहीं है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहो कैसा लग रहा है आपको वीडियो। बात करते हैं, दूसरा यहाँ पे बताया गया है आवश्यकता अनुसार पूंजी, ठीक है। क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, आवश्यकता अनुसार पूंजी। इसमें दूसरा आपकी हेडिंग है। इसमें बताया गया है संरक्षकता का दूसरा तथ्य यह है कि व्यक्ति को अपनी उपयोगिता में उतना ही धन खर्च करना चाहिए जिससे उसकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ठीक है। बात करते हैं, व्यक्ति को आवश्यकताओं के अतिरिक्त धन को अपने उपयोगों में खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति की आवश्यकताओं के अतिरिक्त धन जो बचा है तो उसको फिर अब आप जो है आप अपना खर्चा निकाल लीजिए, और अगर आपका खर्चा निकल चुका है तो आप उसको अलग से नहीं खर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो समाज का हो गया, बल्कि इसका संरक्षक मात्र होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं बस आप उसकी केवल क्या करें, रख के देखें, किसी को ज़रूरत पड़े तो उसको उठा के दे दें। बात करते हैं, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना पाप है। वो बताते हैं कि अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा धन का संग्रह कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक पाप कर रहे हैं। और इससे संरक्षकता, क्या मैं दोस्त, इससे संरक्षकता के सिद्धांत की अवहेलना होती है। और इससे क्या होती है, जो संरक्षकता का सिद्धांत है इसकी अवहेलना होती है, ठीक है। बात करते हैं, आगे लिखा है कि इसका पालन करने में व्यक्तियों में जीवन स्तर में समानता का विकास होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप इसका पालन करेंगे तो आप में जो है जीवन स्तर में समानता का विकास भी होगा, और समाज में सही समाजवाद और या सर्वोदय समाज की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगी, जो एक सही समाजवाद है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं या सर्वोदय समाज कहते हैं, इसकी स्थापना ऑटोमेटिक ही हो जाएगी अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। चलिए, अगली हेडिंग आपकी दी गई है नैतिकता पर आधारित, ठीक है। तीसरी हेडिंग क्या बताई गई है, नैतिकता पर आधारित। इसमें लिखते हैं, गांधी जी का समस्त दर्शन धर्म और नैतिकता पर आधारित है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी संरक्षकता के सिद्धांत को भी नैतिकता पर आधारित किया है।
ठीक है? अधिकार और कर्तव्य पारस्परिक अंतः संबंधित है। बताते हैं जो अधिकार होता है मेरे प्यारे दोस्त और जो कर्तव्य होता है ये दोनों क्या होते हैं पारस्परिक अंतः संबंधित मतलब दोनों अंदर से ही संबंधित होते हैं, अंदर से ही इनका संबंध पाया जाता है। फिर भी अधिकार की तुलना में कर्तव्य का महत्व अधिक होता है और फिर भी कहते हैं कि अगर देखें तो अधिकार की तुलना में जो हमारा कर्तव्य होता है उसका महत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक है? बात करते हैं इसीलिए गांधी जी ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए और गांधी जी इस चीज़ पे बल देते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसको अपने कर्तव्य जो उसके कर्तव्य होते हैं उसके प्रति उसको क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का परिणाम या होगा कि व्यक्ति में अपने आप ही नैतिकता का विकास होगा। उसमें क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त अपने आप ही नैतिकता का विकास होगा। संपूर्ण गीता क्या मेरे प्यारे दोस्त संपूर्ण गीता का सिद्धांत व्यक्ति के कर्मों पर आधारित है, ठीक है? और ऐसे कर्म जो फल त्याग की आशा से किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि पूरा जो गीता अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी गीता जो है कर्मों पर ही आधारित होती है और ऐसे कर्म की बात की जाती है जहाँ पर आप फल की आशा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अपना कर्म करते जाइए, जो आपका होगा वो आपका हिसाब हो जाएगा। आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बात करते हैं संरक्षकता के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि संपत्ति पर समाज का अधिकार होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि संरक्षकता के सिद्धांत के अनुसार अगर आप देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ स्वीकार कर लेनी चाहिए कि संपत्ति पर समाज का अधिकार है, केवल आपका अधिकार नहीं है, ठीक है? बात करते हैं व्यक्ति का नहीं है, ठीक है? आगे लिखते हैं गांधी जी का कहना था कि जब समाज के सभी व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएँ होंगे तो समाज में अपने आप ही संरक्षकता के सिद्धांत का विकास हो जाएगा। बताते हैं कि ये कहते हैं जी जब समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, वो जब अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो जाएँगे, मैं कह दूँ जागरूक हो जाएँगे तो समाज में ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगी संरक्षकता का सिद्धांत लागू हो जाएगा, ठीक है? बात करते हैं चौथा जो उन्होंने बताया वो बताया है सत्याग्रह और असहयोग पर आधारित, ठीक है? क्या बताया है? सत्याग्रह और असहयोग पर आधारित। गांधी जी का संरक्षकता का सिद्धांत 2 प्रमुख विचारों पर आधारित है। पहला कौन-सा सत्याग्रह और दूसरा असहयोग पर, ठीक है? लिखते हैं कि यदि पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को सामाजिक हित के लिए उपयोग में ना दें, ठीक है? तो ऐसा करने के लिए क्रांति और हिंसा को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं अगर कोई पूंजीपति है और वो अपने पैसों को समाज में नहीं दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आप जो है किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा उसको चोट पहुँचाने की का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है? इससे ना तो सर्वोदय समाज की स्थापना हो सकेगी और ना ही संरक्षकता के सिद्धांत की, ठीक है? बात करते हैं गांधी जी के अनुसार यह एक ऐसा कार्य है जिससे आत्मबल के द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं ये एक ऐसा कार्य है जिससे आप अगर आपके अंदर आत्मबल होगा, ठीक है? आपके अंदर गट्स होंगे तो आप क्या करेंगे इन कार्य को ऐसे 1 सेकंड में कर देंगे और नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएँगे। बात करते हैं आत्मबल में ऐसी शक्ति निहित होती है जिससे आगे पूंजीपति अपने आप ही झुकेंगे, ठीक है? मतलब कहते हैं आत्मबल में एक ऐसी शक्ति निहित होती है जिससे क्या होते हैं कि जितने भी पूंजीपति होते हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप आपके आगे झुक जाएँगे और अतिरिक्त धन को सामाजिक उपयोगों के लिए दे देंगे और क्या करेंगे जितने भी उनके पास बेकार के धन हैं, वो क्या करेंगे उठा के समाज के लिए दे देंगे, ठीक है? बात करते हैं इस प्रकार संरक्षकता के सिद्धांत का समाज में प्रतिपादन होगा और इस प्रकार से क्या होगा जो संरक्षकता का सिद्धांत है, वो आपको समाज में अच्छे खासे रूप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? 5वाँ जो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं अहिंसक क्रांति, ठीक है? क्या बताते हैं? अहिंसक क्रांति, ठीक है? लिखते हैं गांधी जी का विचार है कि समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना आसान कार्य नहीं है, ठीक है? मतलब कहते हैं समाज में अगर कोई भी परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो वो सरल नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है सामाजिक क्रांति को प्रोत्साहन किया जाए, ठीक है? किंतु गांधी जी की क्रांति हिंसात्मक ना होकर अहिंसक होगी। मतलब वो बताते हैं कि गांधी जी चाहते हैं कि क्रांति हो, लेकिन क्रांति इस प्रकार की ना हो जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की जाए, किसी को कोई भी प्रकार की चोट पहुँचे। आपकी क्रांति एक अहिंसक होनी चाहिए जिसमें किसी को कोई चोट ना पहुँचे और आप अपनी बातों को रखें, ठीक है? इसमें किसी भी प्रकार का रक्तपात, ठीक है? रक्तपात और खून-खराबा नहीं होगा और इसमें किसी भी प्रकार का आप जो है किसी का खून-खराबा नहीं करेंगे। बात करते हैं साथ ही समाज में एक-दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष की भावना का भी अंत हो जाएगा। गांधी जी ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि स्वयं पूंजी बुराई नहीं है मतलब जो खुद पूंजी है वो बुराई नहीं है इसका दुरुपयोग करना बुराई है और जब आप इसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो वो बुरा हो जाता है ठीक है। बात करते हैं जिन व्यक्तियों की यह धारणा है कि गांधी जी का संरक्षकता का सिद्धांत केवल धार्मिक वर्ग के लिए है तो यह गलत है ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि गांधी जी की जो ये धारणा है संरक्षकता के सिद्धांत का ये केवल धनिक वर्ग के लिए मतलब ये केवल धनी के लोगों के लिए है तो ये चीज़ें आप गलत समझ रहे हैं।
गांधी जी का यह सिद्धांत तो संपूर्ण समाज के लिए है और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मतलब कह रहे हैं ये पूरे समाज में होता है और ये सभी लोगों के ऊपर क्या होगा, पूर्ण रूप से समान रूप से लागू होगा। गांधी जी ने मात्र पूंजीपतियों के लिए ही इसकी क्या मेरे पास दोस्त, गांधी जी ने केवल मात्र पूंजीपतियों के लिए ही इसकी पुष्टि नहीं की है, ठीक है। अपितु श्रमिक जो श्रमिक लोग होते हैं, ठीक है, के लिए भी इसकी पुष्टि की है। गांधी जी का विचार है कि जिन कारखानों का पर श्रमिक काम करेंगे उन कारखानों के मालिक ना होकर, ठीक है, इसके ट्रस्टी मात्र होंगे। मतलब कह रहे हैं कि उस कारखाने का कोई मालिक नहीं होगा, उसका जो कोई भी होगा वो ट्रस्टी होगा। कारखाने तो समाज के होंगे और जो कारखाना होगा वो किसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, समाज का हो जाएगा। इस प्रकार शिल्प कलाकार वैज्ञानिक आदि भी समाज के हित में अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, ठीक है। इन लोगों के पास जो ज्ञान है इस पर इनका स्वयं का अधिकार नहीं होगा, अपितु इस संपूर्ण समाज का अधिकार होगा तथा यह ज्ञान संपूर्ण समाज के उपयोग में लाया जाएगा। और कह रहे हैं कि जो इनके पास ज्ञान होगा वो केवल उन्हीं का नहीं होगा, वो पूरे समाज का होगा और इसका जो है उपयोग आप पूरे समाज के लिए ला सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, अगली हेडिंग आपकी होगी संरक्षकता के सिद्धांत का महत्व। जो संरक्षकता के सिद्धांत है इसका क्या क्या महत्व है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो यदि गांधी जी के संरक्षकता के सिद्धांत की गंभीरता से व्याख्या करें तो यह स्पष्ट होता है कि इसे व्यक्ति समाज और राष्ट्र को अनेक लाभ हैं, ठीक है। इसका कारण यह है कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सहायता से समाज में असमानता और शोषण का अंत हो जाता है। संक्षेप में इस सिद्धांत का जो महत्व है उसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब कहना है इसका जो महत्व उसको कुछ भागों में आप बांट सकते हैं। पहला भाग ये बताया गया है कि संरक्षकता वह सिद्धांत है जिसकी सहायता से मानव के बीच प्रेम, अहिंसा, सहानुभूति, ठीक है, सहयोग, भ्रातृत्व जैसे आदर्श गुणों का विकसित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि यहाँ पे मनुष्य मनुष्य में जो प्रेम और सहयोग का विकास होता है, ठीक है। मनुष्य मनुष्य में जो आप प्रेम का और सहयोग का विकास देखने को मिलेंगे, इससे सामाजिक एकता और संगठन की स्थापना में मदद मिलेगी और इससे क्या होगी, आपकी जो सामाजिक एकता होगी और जो संगठन होगा उसमें क्या होगी, उसकी स्थापना में आपको मदद भी मिलेगी, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, तीसरा यहाँ पे बताते हैं कि संरक्षकता वह सिद्धांत है जिसकी सहायता से मानव समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। या आर्थिक असमानता सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो आप आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, कहीं पे लोग धनी हैं, कहीं पे लोग गरीब हैं, तो ये असमानताएं जो हैं यही कारण है कि आपको समाज में कई प्रकार की बुराई देखने को मिलती हैं। यही असमानता जो है कारण बन जाता है। बात करते हैं, इससे मानव व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। संरक्षकता सिद्धांत आर्थिक समानता पर आधारित है। किस पर है मेरे पास दोस्तों, जो संरक्षकता का सिद्धांत है ये आर्थिक समानता पर आधारित है तथा समाज में विकास के लिए सबको समान अवसर प्रदान करता है। मतलब कह रहे हैं समाज में जितने भी लोग हैं मेरे पास दोस्त, उनको जो है विकास करने के लिए सभी को बराबर अवसर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चौथा नंबर बताया गया है कि वर्ग संघर्ष, ठीक है, को भी समाप्त करने में इस सिद्धांत से सहायता ली जा सकती है। अगर आप वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस सिद्धांत से सहारा ले सकते हैं। संरक्षकता का सिद्धांत ऐसा है जिससे वर्गों का निर्माण नहीं होता है। जिससे क्या होता है, वर्गों का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार जब समाज वर्गहीन होता है, क्या हो मेरे पास दोस्त, समाज कैसा हो जाता है, वर्गहीन हो जाता है, तो ऐसे समाज में वर्ग संघर्ष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। और जब वह समाज ही वर्ग विहीन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वर्गहीन हो जाएगा, तो उसमें वर्ग संघर्ष का प्रश्न ही बिल्कुल नहीं उठेगा। बात करते हैं पांचवें नंबर के बारे में। तो पांचवा नंबर बताया गया है संरक्षकता का नियम ही वह आधार है जिसकी सहायता से समाज में आर्थिक समन्वयवाद की स्थापना की जा सकती है। छठा बताते हैं कि संरक्षकता का सिद्धांत समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, ठीक है। और आगे लिखते हैं कि इसका कारण यह है कि यह भौतिक और अभौतिक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से क्या होता है, लागू किया जाता है। सातवां नंबर लिखते हैं कि स्वामित्व की भावना समाज में सभी सभी समस्याओं की जड़ है। जो लोग के अंदर स्वामित्व की भावना आ जाती है कि हम अकेले मालिक हैं किसी चीज़ के, और यही क्या होता है, चल के आगे आपके समाज में जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, यही क्या हो जाती है, इसी का वही इसका जड़ हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं संरक्षकता का। यह सिद्धांत संपत्ति तथा वस्तुओं के व्यक्तिगत स्वामित्व की अवहेलना करता है। वो नहीं चाहता कि कोई एक व्यक्ति किसी संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार दिखाए। इस प्रकार यह सिद्धांत स्वामित्व के दुर्गुणों,
क्या मेरे प्यारे दोस्त दुर्गुणों से मुक्त करता है। बात करते हैं 8वां नंबर के बारे में, तो 8वां नंबर बताया गया है कि यह सिद्धांत सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, अपितु इसका प्रयोग संपूर्ण विश्व में सरलता से किया जा सकता है। कह रहे हैं कि अगर यह सिद्धांत जो बनाया गया है केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए के बनाया गया है, और अगर आप लागू करना चाहते हैं तो पूरे विश्व में सरलता से लागू कर सकते हैं। 9वां नंबर ये बताया गया है कि यह एक नैतिक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त? नैतिक सिद्धांत है। अतः इस सिद्धांत की सहायता से समाज में नैतिकता को क्या मिलता है? प्रोत्साहित किया जाता है। नैतिकता का प्रसार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो नैतिकता का प्रसार है वो सामाजिक कल्याण और व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे आपका दिया गया है 10वां नंबर। ठीक है। 10वें नंबर में आपका लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखा गया है कि संपत्ति का उपयोग स्वभावतः सामाजिक होता है। कैसा होता है? सामाजिक होता है। लिखते हैं संरक्षकता का सिद्धांत पूंजी को सामाजिक उपयोगों की वस्तु बनाने में योगदान प्रदान कराता है। मतलब कह रहे हैं कि जो संरक्षकता होता है, संरक्षकता का जो सिद्धांत है, ये पूंजी जो होती है, जो पैसे होते हैं, उनको क्या करता है? सामाजिक उपयोग की वस्तु बनाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है, हमें योगदान प्रदान कराता है। 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि संरक्षकता सिद्धांत की अगली विशेषता यह है कि गांधी जी का यह सिद्धांत पूंजीवाद और समन्वयवाद दोनों का प्रतिद्वंदी है। मतलब उसका क्या करता है? विरोध करता है, तथा तीसरा मार्ग है। ये क्या है? ना तो पूंजीवाद को मानता है और ना ही ये साम्यवाद को मानता है। ठीक है। ये दोनों को क्या करता है? प्रतिद्वंदी है, और ये एक तीसरा मार्ग निकल के आपके सामने आ जाता है। ठीक है। बात करते हैं इस सिद्धांत में उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों के गुणों का समन्वय तो है। मतलब कह रहे हैं कि इन जो ये सिद्धांत है आपका, इसमें देखें तो आपको पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का ही क्या मिल जाता है? आपको गुण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, किंतु दोनों सिद्धांत के जो दोष हैं उनका अभाव है। मतलब कह रहे हैं दोनों सिद्धांतों में जो दोष पाए जाते हैं वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आखिरी और 12वां नंबर दिया गया है कि अंत में गांधी जी का यह सिद्धांत मानव को महामानव, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मानव को महामानव में परिणत करने का सिद्धांत है। ठीक है। यह मानव में विद्यमान मनोचित मनोचित गुणों के विकास का सिद्धांत है। ठीक है। लिखते हैं इस सिद्धांत की सहायता से महान समाज और महान राष्ट्र के निर्माण में मदद मिलती है। कहते हैं कि जो ये सिद्धांत है इसकी सहायता से देखें तो एक महान समाज या फिर महान राष्ट्र का निर्माण आप कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।